हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपका जो भी स्टडी मटेरियल उसकी पीडीएफ और दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किए गए होंगे उसकी पीडीएफ। अब शुरू करते हैं आज का कंटेंट। तो आज हम पढ़ते हैं मोनोपोली को। तो मोनोपोली का इंट्रो मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जहां पे हमने देखा था कि मोनोपोली फर्म होती क्या है, इसके कुछ फीचर्स देखे थे। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, वही सीरीज की पहली वीडियो थी। और हमेशा सीरीज की हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देखा करो ताकि आपके हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अब आते हैं आज हमें क्या पढ़ना है मोनोपोली में। तो डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। और एक बात और इंपॉर्टेंट भाई, ये सेम जो कंटेंट है वो इग्नू वालों के लिए भी है, ठीक है। उनका सब्जेक्ट कोड है BECC 108। बस चैप्टर जो है थोड़े से आगे पीछे है, बाकी कंटेंट क्या है सेम है। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसी होती है। अब जिनको यही नहीं पता मोनोपोली क्या होता है मैं याद दिलाता हूं, है ना। प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक ही फर्म काम कर रही है। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक ही फर्म, ठीक है, सारे के सारे कंज्यूमर्स को कवर करके बैठी हुई है। सबके सब उसी के पास आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था, इंडियन रेलवे। अगर मैं इंडियन रेलवे एग्जांपल दूं, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है जो इतने चीप रेट में इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। तो ये हमारा क्या था, इंडियन रेलवे, जो एग्जांपल है किसका, मोनोपोली फर्म का। फर्म इटसेल्फ, अब देखो डिमांड कर्व की बात कर रहा हूं, लेकिन अब बात है डिमांड कर्व। अब एक सिंपल सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री में एक ही फर्म है तो अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह के गुड्स लेने हैं, किसी तरह की सर्विसेज लेनी है, तो उसी फर्म के पास क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि एक ही फर्म अवेलेबल है। इसका मतलब यहां पे सब कुछ डिसाइड करने के लिए एक ही फर्म है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर रेलवे सेक्टर में एग्जांपल दूं तो कौन है, इंडियन रेलवे। सब कुछ डिसाइड करना इसी का काम है, प्राइस भी, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी है उस प्राइस में, ये भी। तो सब कुछ डिसाइड करना सिर्फ इसी के हाथ में है क्योंकि इसको और भी कोई फर्म है ही नहीं जो इसको क्या कर सके, अफेक्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्म इटसेल्फ इज द इंडस्ट्री। मतलब फर्म अपने आप में क्या है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। विच मींस इट इज बोथ द प्राइस मेकर एज वेल एज प्राइस टेकर। मतलब ये प्राइस मेकर भी खुद है और प्राइस टेकर भी खुद है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं परफेक्ट कंपटीशन का, अब परफेक्ट कंपटीशन की सबकी फर्म थी जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स थे, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स थे और जो सेम तरह के प्रोडक्ट को या फिर सर्विसेज को सेल कर रहे थे। अब ऐसे केस में क्या होता है, वो प्राइस क्या नाम है, मेकर नहीं है, वो सिर्फ प्राइस टेकर है। प्राइस मेकर कौन है, इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ने जो प्राइस बना दिया, सभी फर्म्स को उसी प्राइस पे क्वांटिटी सेल करनी होगी, जिसको जितनी मर्जी सेल करने करे, लेकिन प्राइस सेम रहेगा जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री में कौन है, खुद एक वही फर्म, तो वही फर्म डिसाइड करेगी क्या प्राइस लेना है। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ाई। अब मेरे जैसे मार्केट में इकोनॉमिक्स के और भी टीचर होंगे। फॉर एग्जांपल कोई ए टीचर है, कोई बी टीचर है, कोई सी है, कोई डी है। अब मुझे अपनी जो फीस है वो इन सबको डिसाइड करते हुए देखनी पड़ेगी कि बी क्या चार्ज कर रहा है, सी क्या चार्ज कर रहा है, डी क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं अपनी फीस क्या करूंगा, डिटरमाइन करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि भाई जो ये फीस ले रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मुझे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं इतनी फीस एक्सट्रीम भी नहीं कर सकता कि बच्चे मेरे क्या हो जाए, यहाँ पे चेंज कर जाएं, वो बी के पास चले जाएं, सी के पास चले जाएं, डी के पास चले जाएं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, सपोज करो मार्केट में सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूं, हटाओ बी सी डी को। अब मेरी क्या है मार्केट में, मोनोपोली। अब मैं पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, भाई किसी को आती ही नहीं इकोनॉमिक्स, कोई पढ़ाता ही नहीं इकोनॉमिक्स, अब सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं जो फीस चार्ज करूंगा वो बच्चों को पे करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं। मार्केट में पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे प्राइस मेकर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। लेकिन जब और भी फर्म्स थी, और भी टीचर्स थे, बी सी डी, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है और हम सबको वो प्राइस फॉलो करना होता है। क्यों, क्योंकि सपोज करो अगर मान लो मैं 1200 रुपए ले रहा हूं पर मंथ, कोई बी है उसने क्या कर दिया, उसने फीस बढ़ा के 2000 कर दिया। अब बहुत से बच्चे होंगे जो इस फीस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि अरे एक ये वाले भैया भी तो हैं जो 1200 में पढ़ा रहे हैं, तो हम इसके पास चले जाते हैं, फीस भी कम होगी और सपोज करो एजुकेशन जो है क्वालिटी है वो भी क्या है, सेम ही है।
तो बच्चे क्या कर जाएंगे, यहाँ पे चेंज कर जाएंगे, तो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है ना, वही प्राइस सबको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लेना पड़ता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे मैंने क्या दिखाया था यहाँ पे आपको, अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन वेयर इंडस्ट्री सेट्स द प्राइस। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, इंडस्ट्री प्राइस को सेट करती है, द प्राइस एंड ऑल फॉर्म्स आर जस्ट द प्राइस टेकर्स, और जो बाकी फॉर्म्स है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है सिर्फ, हैविंग नो फ्रीडम ऑफ सेटिंग और चेंजिंग द प्राइस, और इनके पास किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं होती प्राइस को चेंज करने की, प्राइस को सेट करने की, इनका कोई काम नहीं है प्राइस सेटिंग से रिलेटेड। अब यहां समझते हैं हम आगे। अब इसके बाद क्या है, जैसे अभी ये देखो, ये कर्व है, डिमांड कर्व, ये परफेक्ट कंपटीशन का कर्व है भाई, ये प्राइस है, ये मार्केट ने प्राइस डिसाइड कर दिया जो कांस्टेंट है एक। अब इसमें चाहे आप Q1 क्वांटिटी सेल करो, चाहे आप Q2 करो, चाहे आप Q3 करो, जो आपका मन करे वो सेल करो, लेकिन प्राइस को आप बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस किसका गिवन है, इंडस्ट्री का। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए इस केस में जो ईडी होता है, ईडी क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी पोस्ट की बात नहीं कर रहा, तो ईडी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। लेकिन वहीं पर देखिए मोनोपोली में, तो मोनोपोली जो इंडस्ट्री है, वहां पे जो वो फर्म है वो अपने आप में क्या है, खुद प्राइस मेकर है, मेकर भी खुद ही है, टेकर भी खुद ही है। तो ऐसे केस में जो एवरेज रिवेन्यू है वो मार्जिनल रिवेन्यू से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और जो ईडी है वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। अब यहां पे देखो, अब हमारा अगला कंसेप्ट जो आता है आज की वीडियो का, वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर, एमआर। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पे हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में, कि किस लेवल का प्रॉफिट जनरेट करती है एक मोनोपोली फर्म। तो इसमें क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर और एमआर, क्या रिलेशनशिप है। तो टोटल रिवेन्यू फर्स्ट इंक्रीजेस, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, टोटल रिवेन्यू बढ़ता है स्टार्टिंग में, आपको ग्राफ में समझा भी दूंगा मैं, जैसे आप दिख भी रहा होगा आपको टोटल रेवेन्यू का लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, एक टाइम पे वो आ जाएगा मैक्सिमम, कि भाई अब इससे फालतू आप प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते, और जैसे ही वो मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, वो गिरना शुरू कर देगा। अब यहीं पे देखो, तो टोटल रिवेन्यू फर्स्ट इंक्रीजेस, रीचेस इट्स मैक्सिमम, और अपने मैक्सिमम को रीच करता है, एंड देन स्टार्ट फॉलिंग, बट इट इज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव, वो कभी नॉन, वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि रिवेन्यू कभी भी यहाँ पे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता रिवेन्यू, और कोई भी, क्योंकि रिवेन्यू मैं जीरो मान सकता हूं पर नेगेटिव नहीं होता। अब कई लोगों को रिवेन्यू टर्म का मतलब ही नहीं पता होगा, तो चलो थोड़ा सा रिवेन्यू का समझा देता हूं। अब मान लो एक फर्म है, एक फर्म अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जितना भी पैसा कमा रही है उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। सेल करने का प्रॉफिट नहीं होता, रिवेन्यू कभी प्रॉफिट नहीं होता, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। तो रिवेन्यू क्या होता है, सपोज करो मैंने मार्कर बनाया, ये मार्कर 20 रुपए का है, और मैंने ऐसी 10 क्वांटिटी बनाई और मैंने बेच दी, तो कितने बिके, 200 रुपए, तो 200 रुपए आया, वो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू होता है। और रिवेन्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, उसका एक मेन रीजन ये है, मैं इधर पे रिवेन्यू जीरो बोल सकता हूं, रिवेन्यू जीरो कब होगा, जब कोई भी क्वांटिटी मेरी सेल ना हो, मार्केट में बिके ही ना, मैंने प्रोडक्ट बना लिया कुछ बिक ही नहीं रहा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो रखा है मेरे पास, अब नेगेटिव में कभी भी रिवेन्यू नहीं जा सकता। हाँ, तो इस केस में हमारा रिवेन्यू जीरो भी नहीं होता और नेगेटिव भी नहीं होता, दो नॉन जीरो, और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, पर गिर सकता है कि रिवेन्यू पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर मैक्सिमम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गिर गया। अब आते हैं मैक्सिमम कब होता है। देखो, हर एक बिजनेस का एक पॉइंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। आप किसी भी बिजनेस को अनलिमिटेड टाइम एक्सपेंड नहीं कर सकते, हर एक बिजनेस का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद वो प्रॉफिट गेन नहीं कर सकता। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके चक्कर में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो रिवेन्यू उल्टा क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही बात यहां पे थी। अब आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है एवरेज रिवेन्यू का। अब बात ये है एवरेज रिवेन्यू क्या होता है। सपोज करो मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने 20 रुपए के मार्केट की 10 क्वांटिटी बेची, कितने रुपए कमाए, 200 रुपए। अब ये एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट रिवेन्यू कितना है, पर यूनिट रिवेन्यू कितना है, 20 रुपए। अब यहीं पे बात आई, तो एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू आर फॉलिंग, एआर रिमेन्स हायर देन एमआर। आपको इस कर्व में दिख रहा होगा। अब एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू दोनों लगातार फॉल करते हैं, ठीक है, और एआर ही हमारा क्या होता है, प्राइस के बराबर भी होता है। और इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन दोनों गिर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना एआर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एमआर से। तो यही बात यहां पे की मैंने। तो एआर रिमेन्स हायर देन एमआर एज क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इनकी, जब तक क्वांटिटी आएगी बढ़ती रहेगी। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, एमआर इज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टोटल रिवेन्यू टीआर इज इंक्रीजिंग। अब एक बात आपने भी देखा होगा, एमआर हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब तो टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तीन चीज समझाऊंगा, वो क्या, देखो जैसे जैसे टीआर बढ़ेगा, टीआर जब तक बढ़ता रहेगा जो एमआर हमारा पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही टीआर मैक्सिमम हो गया, एमआर हमारा क्या हो जाएगा,
जीरो, ये रिलेशन होता है। और जैसे ही टीआर फोल्ड करना शुरू करेगा, एमआर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो तीन बातें कौन सी समझ रही मैंने, जब टीआर बढ़ेगा एमआर हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, जब टीआर मैक्सिमम होगा एमआर हमारा जीरो हो जाएगा, और जैसे ही टीआर गिरना शुरू हुआ एमआर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो यही बात यहां पे है। तो एमआर इज पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टोटल रेवेन्यू टीआर इज इंक्रीजिंग। When TR reaches the maximum, MR becomes zero, and when TR starts falling, absolute terms, MR becomes negative. अब आता है हमारा यहाँ पे कुछ चीज और समझते हैं। तो ये था हमारा एक रिलेशन किसके बीच में, टीआर, एआर और एमआर के बीच में, जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। तो पहले तो हमने ये समझा कि डिमांड कर्व क्या होता है मोनोपोली का, और इसका हमने कंपैरिजन किया किससे, परफेक्ट कंपटीशन से। दूसरा हमने देखा रिलेशन क्या होता है टीआर, एआर, एमआर का, और ये इंपॉर्टेंट था क्यों, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में इसका एक क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। पहले हम देखेंगे कि प्राइस कैसे जनरेट करते हैं, कैसे एक मोनोपोली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती है, वो भी लॉन्ग टर्म में, वो सब हम डिसाइड करेंगे अभी। तो अब ये चीज देखें यहाँ पे, तो बोथ एआर एंड एमआर कर्व स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। अब एक चीज यहाँ पे नोट देने वाली क्या है कि भाई जो एआर और एमआर है वो दोनों क्या करते हैं, सेम पॉइंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम प्राइस बोलते हैं। ऑन प्राइस बोथ द कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्लोप है एमआर का इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर। जो एमआर का स्लोप है वो क्या है, दोगुना होता है स्लोप ऑफ एआर से। और अब यहां से ईडी से कुछ रिलेशन है एमआर के, वो भी ध्यान रखना। अगर ईडी हमारा 1 है तो एमआर हमारा क्या हो जाएगा, 0। जिनको ईडी कंसेप्ट नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने पुरानी प्लेलिस्ट वगैरह में पढ़ा रखा है ईडी के कंप्लीट कंसेप्ट को, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है ईडी को जानना। तो ईडी अगर हमारा 1 है तो एमआर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। वैसे ईडी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस जो है वो किस रेट से इफेक्ट कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड को। तो अगर ईडी हमारा 1 है, एमआर हमारा 0 होगा। अगर ईडी हमारा ग्रेटर देन 1 है तो एमआर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ईडी हमारा लेस देन 1 है तो एमआर भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो था हमारा मोनोपोली के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है, कैसे प्राइस, कैसे एक मोनोपोली फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती है, वो भी लॉन्ग टर्म में। तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। अब जिसको जो यहाँ से उतारना उतार सकता है, मैं उतार बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब जिनको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार बोर्ड के सामने से।